हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल और इजी तरीके से डेप्थ में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में हमने बात कर ली थी कूलॉम्स लॉ की, है ना। तो कूलॉम्स लॉ से हम क्या पता करते थे? कूलॉम्स लॉ से हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स काम करता है वो निकल आता है। और वो फोर्स जो है वो आता कितना था? F इक्वल 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला आया था। अगर मान लें कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये एक ये और एक ये, मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है और ये फोर्स इतना आता है। ये हमने कूलॉम्स लॉ से पढ़ लिया था, है ना। अब अगर एक चीज देखें तो ये फोर्स जो है, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पता चल रहा है कि इस Q क्या है? Q चार्ज है और Q कैसी क्वांटिटी है? Q है स्केलर, और Q स्केलर है, R डिस्टेंस ये भी स्केलर है, और 1/4 पाई तो पूरा टर्म कांस्टेंट ही है। तो ये पूरा टर्म क्या है? स्केलर है। और अगर ये स्केलर है और फोर्स कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर। तो बात कुछ क्लियर नहीं हो पा रही है ना, कि अगर इस यहाँ का पूरा टर्म स्केलर है तो ये वेक्टर कैसे हो गया? तो एक्चुअली बात ये है कि इससे हमें जो पता चलता है वो फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इससे हमें केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चलता है, फोर्स की डायरेक्शन पता नहीं चलती। जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और अगर फोर्स वेक्टर होता है तो हमें उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता करने चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक तरह से फोर्स का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आज का हमारा वही टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स। तो देखते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर लिख दें, यहाँ से अगर हम इसको वेक्टर लिख दें, तो यहाँ पर इस F की डायरेक्शन को बताने के लिए हमें यहाँ पर भी कोई वेक्टर लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलो लगाते हैं। तो मान लेते हैं इसको हम F वेक्टर कर दें। अगर हम इसको F वेक्टर करें तो यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या यूज करते हैं? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। मान लेते हैं दोनों चार्जेस एयर में हैं तो K1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक है। अब जब भी हमें कभी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ये 11th में वेक्टर वाला चैप्टर है, उसमें यूनिट वेक्टर पढ़ाया जाता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब होता है किसी भी वेक्टर का, अब किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल आता है। और ये यूनिट वेक्टर हमें केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए बी, कोई वेक्टर है, और इस ए बी के ऊपर हम ये कैप लगा दें, इसका मतलब हो जाता है ये ए बी का यूनिट वेक्टर है, और ये इक्वल होता है ए बी वेक्टर लिखो और अपॉन में इसका मॉड लिख दो। ठीक है, ये जो ए बी वेक्टर लिखा है इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, और ये क्या लिखा है? ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। तो एक तरह से मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया, केवल क्या बची? डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसके इक्वल आ रही है? ए बी कैप के। मतलब एक बात ये है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दिया जाए तो वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर भी एफ वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर अपने आप लगा दे रहे हैं। इस यूनिट वेक्टर को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये 1 होता है, इससे एफ की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और एक केवल एफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एक तरह से। अच्छा, एक जैसे ये लिखते हैं ऐसे हम लोग समझे। अगर हम आर कैप को क्या लिख सकते हैं? आर कैप को लिखते हैं हम आर वेक्टर और अपॉन नॉट ऑफ आर, है ना। किसी वेक्टर को अगर उसके नॉड से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आता है? उसका यूनिट वेक्टर निकल आता है। तो आर वेक्टर के मॉड को हम केवल आर ही लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई कोई आर है, इसके ऊपर वेक्टर लगाओ तो उसने डायरेक्शन दिखा दी, अब मॉड लगा दो तो डायरेक्शन हटा दी, तो इसको केवल ही केवल आर लिखा तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आर वेक्टर के मॉड को हम केवल आर भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ लिख दें तो देखो एफ इक्वल टू आएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, ये आ जाएगा आर वेक्टर स्क्वायर लिख दीजिए, तो आ जाएगा एफ वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा आर वेक्टर। ये एक तरह से आ गया कूलॉम्स लॉ के का वेक्टर फॉर्म, ये एक तरह से आ गया कूलॉम लॉ के का वेक्टर फॉर्म। अच्छा एक बात और है, इस फोर्स को अगर हम देखें ध्यान से तो ये फोर्स किस पर काम करता है, तो आंसर है ये फोर्स दोनों पे काम करता है। जैसे मान लो ये वाला चार्ज ए पे रखा है, ये वाला चार्ज बी पे रखा है, तो अगर तुमसे कहें कि ए पे लगने वाला फोर्स बताओ तो भी यही है, अगर तुमसे कहें बी पे लगने वाला फोर्स बताओ तो भी यही है, दोनों फोर्स इक्वल काम करते हैं, बताया हमने कि दोनों फोर्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये कोई कहे कि ए पे लगने वाला फोर्स बताओ तो हम इसकी जगह एफ ए लिख दें, एफ ए वेक्टर, और इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब को ऐसे लिखा ना, और इसको क्या लिखें, आर वेक्टर को हमें लिखना पड़ेगा ए पे लगने वाला फोर्स, और ए पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम अगर मान लें अपनी सुविधा के लिए, ये हम पहले से लेट कर रहे हैं, लेट Q1, ये हम पहले से लेट कर रहे हैं, लेट Q1 Q2 ये दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जब देखो इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो ए पर लगने वाला फोर्स होगा वो इसी तरफ लगेगा, बी से ए की तरफ फोर्स काम करेगा, ये होगा एफ ए की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन होगी एफ ए, ए पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बी से ए के अलोंग होगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी ए वेक्टर, भाई बी ए वेक्टर ही तो एफ ए वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, इसलिए ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर कोई पूछे कि बताओ बी पर लगने वाले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो हम लिख सकते हैं एफ बी वेक्टर, बी पे लगने वाला फोर्स, और उसको वेक्टर लगा दिया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, इनटू में देखो क्या लिखे, इनटू में अब बी पे लगने वाला फोर्स कहाँ है, ए से बी की तरफ काम कर रहा है, भाई बी पे लगने वाला फोर्स ए की तरफ लग रहा है, और ये इसी तरफ तो काम कर रहा है, ऐसे बी पर लगने वाली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ है ए से बी की तरफ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को एक बात तो पता ही है, क्या एक बात हम लोग को ये पता है कि ए बी वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस का बी ए वेक्टर, ठीक है, या बी ए वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस का ए बी वेक्टर, तो अगर इसको हम लिख दें तो जरा देखिए क्या आएगा, एफ बी वेक्टर इक्वल में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और इनटू में आएगा, ये इसको लिख दो माइनस का बी ए वेक्टर, और इसको अगर माइनस का बी ए वेक्टर लिख दें और माइनस को आगे ले आए तो देखो क्या आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ से देखो क्या लिख दें, अगर हम माइनस को आगे ले आएंगे तो जरा देखो ये और ये सेम ही तो लिखें, तो देखो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो एफ बी आएगा वेक्टर वो इक्वल टू आएगा माइनस का एफ ए वेक्टर, ये क्या निकल गया, इससे हमें समझ में आ गई ये बात कि ये जो लॉ है कूलॉम्स लॉ वो न्यूटन के लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। भाई लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन यही तो है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है मान लो ए और बी, और जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगा, और दोनों फोर्स अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, तो मतलब यह है कि बी पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा ए पर लगने वाले फोर्स के, बस माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो यही बात तो यहाँ पे अभी आ रही है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन के लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि प्रूफ करो, अगर कहे कि प्रूफ करो कि न्यूटन का जो अगर कोई ये कहे कि प्रूफ करो कि जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन के लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, तो बस इतना दिखाना होगा हम लोग को, एफ बी इक्वल टू माइनस का एफ ए, तो ये आ जाता है इस तरह से कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात और कर लें, कूलॉम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म हो गया है ना, मेन ये हो गया, बाकी ये दोनों अलग अलग हो गए, एफ ए अलग हो गया, एफ बी अलग हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इसको और जनरलाइज कर लें, और जनरलाइज करने का मतलब कि मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन जो वेक्टर रिप्रेजेंट करे वो होता है पोजीशन वेक्टर। मतलब ये कि जैसे मान लो ये दो चार्ज ए और बी पर रखे हुए हैं, अभी ए और बी कहाँ पे हैं पहले तो ये बताओ, तो ए और बी कहाँ पे, इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा, मतलब एक ओरिजिन मानना पड़ेगा, तो हमें एक एक्सेस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एक्सेस लेते हैं एक्स और वाई, और फिर हम ए और बी को की पोजीशन को दिखाते हैं और फिर यही सब काम करें, जरा देखना
मान लेते हैं कि ये हमारी एक्सेस है, एक्स और वाई एक्सेस, ये हमारी एक्स और वाई एक्सेस है। ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे है, तो इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये r1 वेक्टर है। r1 वेक्टर क्या है? इस ए वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब जो किसी की पोजीशन बताता है किसी पॉइंट की, ठीक है। और ऐसे ही बी वाला जो पॉइंट है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लेते हैं ये r2 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, ठीक है। और एक बात, इधर से इधर वाला मतलब बी से ए वाला जो वेक्टर है वो क्या है? बी ए वेक्टर, अभी बताया। और जो ए से बी वाला जो वेक्टर है वो क्या है? ए बी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया। अगर एक चीज देखें, इसी को देख लो, इसको देख लो, एफ ए वेक्टर देखो कितना आएगा। तो इसको अब हम क्या करने जा रहे हैं? कि इनको हम एफ को वैल्यू हम ला रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में, मतलब r1 वेक्टर और r2 वेक्टर्स के टर्म्स में। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग। हम इस बी ए वेक्टर को लिख क्या सकते हैं? एक 11 में था दो वेक्टरों को ऐड करने का एक ट्रायंगल लॉ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर, इनको हमें ऐड करना है। तो याद होगा किसी को, तो हमने इस तरह करते थे कि ए वेक्टर बनाते थे, इसके बाद इसके हेड से इसके टेल को ऐसे जोड़ देते थे। ये हमारा होता था ए वेक्टर और ये बी वेक्टर होता था, और इनका जो ये रिजल्टेंट होता था ये होता था आर वेक्टर। बिल्कुल ऐसे जरा यहाँ समझो, यहाँ समझे अगर हम क्या, ये देखना कि हम ये माने एक पहला वेक्टर हम ले लेते हैं r1 वेक्टर, ये है हमारा r1 वेक्टर, ठीक है। और दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ गए, ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। तो जब देखो यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, तो पहला वेक्टर हो गया r1 वेक्टर और प्लस दूसरा वेक्टर कौन सा? दूसरा वेक्टर हमारा लेना बी ए वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर मतलब हो गया प्लस का ए बी वेक्टर, है ना। जैसे ये यहाँ गए, ये r1 वेक्टर हो गया, इसका इधर से इधर आए, तो ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर। इसके बाद अब ये दो वेक्टर हो गए, अब इसको इस यहाँ से जोड़ दोगे, पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे वेक्टर के लास्ट वाले पॉइंट से हेड से जोड़ दोगे, तो ये इनका रिजल्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट होता है आर, है ना, यहाँ पर रिजल्टेंट है r2 वेक्टर। हमारे क्या लिखते थे कि r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर r2 वेक्टर। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर कितना? r2 वेक्टर। भाई समझ लो, बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो वेक्टर को हम ऐड करते थे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा है ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा है बी वेक्टर और ये है हमारा आर वेक्टर। तो जैसे समझो क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर होता था। वैसे यहाँ देख लो, r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? r2 वेक्टर, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर देखो यहाँ पर हम ये लिख दें तो जरा समझना बात को, इस ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या? ए बी वेक्टर लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बी ए वेक्टर को लिखें तो जरा देखना क्या आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम लिखने जा रहे हैं बी ए वेक्टर, मतलब यहां से यहां जाना है, तो हम क्या करें? r2 वेक्टर, ठीक है, और प्लस r2 वेक्टर प्लस का कितना? बी ए वेक्टर इक्वल क्या आएगा? r1 वेक्टर, यही तो आएगा देख। तो यहां से अगर हम बी ए वेक्टर की वैल्यू निकले तो बी ए वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r1 वेक्टर और माइनस का कितना? r2 वेक्टर, यही तो आएगा। तो जरा देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू आ गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और बी ए वेक्टर इक्वल टू आ गया r1 माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम यहाँ रख भी सकते हैं, अगर इन दोनों को यहाँ रख देंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों को अगर हम यहाँ रख दें तो हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा किसके टर्म्स में? ये आ जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, ये जो है पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में। अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख दें तो देखो क्या आएगा। तो यहाँ देखो, इसको अगर हम देखें तो इसको वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो जो हमारा एफ ए वेक्टर आएगा वो इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और इस बी ए वेक्टर को अगर हम यहाँ रखें तो ये आएगा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बात और है, R को क्या लिख सकते हैं पता है? R वेक्टर, R क्यूब लिखा है। R क्यूब है क्या एक्चुअली? ए बी वेक्टर ये है और बी ए वेक्टर ये है,
अगर हम ए बी वेक्टर का मॉड निकाल दें, भाई ए बी वेक्टर का जो मॉड है ये, यही तो बराबर है आर वेक्टर आर के, नहीं है क्या? देखो ए बी यहां से यहां तक है, और अगर इसका मॉड निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी एक तरह से, ठीक है। और ऐसे ही हम इसका मॉड बोल सकते हैं आर के बराबर। ऐसे हम बी ए वेक्टर का जो मॉड है ना वो भी किसके बराबर है? आर के बराबर है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक बात समझना, ये आ गया आर क्यूब जो लिखा है, इसकी जगह आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का मॉड लिख सकते हैं, और आर की जगह हम बी ए का मॉड भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये जो ए बी था, ये देखो जरा, इसको देखो, ये आर की जगह ए बी का मॉड, तो यहाँ से अगर हम इसको इधर लाएं तो हम इसमें अगर मॉड ले लें, तो ये आ जाएगा ए बी का मॉड। ए बी का मॉड इक्वल कितना आ जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। और ए बी का जो मॉड है वही तो आर के इक्वल है, देखो ये देखो। इसका मतलब हम इस R की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये आ गया एफ ए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह लिख दो R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसका मॉड इसका क्यूब लगा दो, और इनटू में R1 माइनस R2 वेक्टर। ए बी वाला था ना ये, R1 माइनस R2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से आ गया ए पर लगने वाला फोर्स किसके टर्म्स में? ये आ गया हमारा ए पर लगने वाला फोर्स जो है पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अगर हम बी पर लगने वाला फोर्स देखें तो ये देखो यहाँ से, तो ये आएगा एफ बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा Q1 Q2 अपॉन, अब सुनो वही बात, यहाँ पे आर क्यूब लिखा था, ये देखो ये आर क्यूब लिखा था, आर क्यूब ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखो जरा, ये बी पर लगने वाला यहाँ ए बी था, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह देखो, जैसे जैसे यहाँ पे बी ए की जगह क्या लिखा था? बी ए की जगह लिखा था R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसे ए बी की जगह लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस, ये देखो ए बी वेक्टर की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब फिर वही बात, R की जगह R जो है वो ए बी वेक्टर के मॉड के भी बराबर है और बी ए वेक्टर के मॉड के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दो ऐसे ही। अगर R बी के बराबर है तो हम देखो R की जगह यही लिख दें, बी ए वेक्टर के मॉड के बराबर कर दें। अगर बी ए वेक्टर के मॉड के बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा वही, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। अगर इस R को हम ये देखो, जो बी ए वेक्टर लिखा है, इस बी ए वेक्टर का मॉड लो, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब जैसे देखना, यहाँ से अगर हम इस बी ए वेक्टर का मॉड ले लें तो बी ए वेक्टर का जो मॉड आएगा वो इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ R2 वेक्टर, ये तो आएगा। और बी ए वेक्टर का मॉड R के बराबर है, ए बी वेक्टर का मॉड भी R के बराबर है, बी ए वेक्टर का मॉड भी R के बराबर है। तो इसका मतलब देखो जरा, R की जगह ये लिख सकते हो R इक्वल टू ये, तो R की जगह लिख सकते हो, क्या आएगा? तो जो एफ बी वेक्टर आएगा ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब की जगह क्या लिख दें? R क्यूब की जगह लिख दें ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका होल क्यूब तो लगा ही था, और इनटू में R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया। एक्चुअली मैं चाहे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखूं, चाहे R1 माइनस R2 वेक्टर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। भाई R2 माइनस R1 का मॉड निकालो, चाहे R1 प्लस माइनस R2 का मॉड निकालो, दोनों बराबर ही आएगा। अगर निगेटिव आएगा तो मॉड हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये दोनों आ गए हमारे फोर्स। तो ये दोनों फोर्स आ तो गए, किस टर्म्स में आ गए? ये दोनों फोर्स आ गए हमारे, ये हमारा दोनों फोर्स कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, किसके टर्म्स में? पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में। अगर ये 2 पॉइंट ए और बी हैं, या 2 पॉइंट ए और बी हैं जिनके पोजीशन वेक्टर R1 R2 हैं, तो उनके बीच फोर्स काम करेगा, तो ए पर जो फोर्स काम करेगा वो इतना होगा, और जो बी पर फोर्स काम करेगा वो इतना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ था। तो कूलॉम्स लॉ का एक तो सिंपल वाला वेक्टर फॉर्म था, और एक ये थोड़ा सा, और इसको हमने जनरलाइज किया किसके टर्म्स में? ये हमने टर्म्स में जनरलाइज किया पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।